नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी संकलन पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में हमने अपनी पिछले वीडियो में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी का अध्ययन किया और अब हमारी अगली कहानी है प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी कहानी को समझने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लें। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही ग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखीं और उसके बाद वो हिंदी में आए और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखीं जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। इनके उपन्यासों में गोदान इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जिसका लगभग संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की इन्होंने रचना की, इसीलिए ये उपन्यास सम्राट भी कहलाते हैं। इनके निबंध मेरे विचार नाम से संकलित हैं। प्रेमचंद के साहित्य का जो प्रमुख स्वर था, जो आवाज थी, वह था सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, जमींदारों के शोषण से पिसते किसानों, इन सब का चित्रण करना, इन्हें दूर करने का प्रयास करना। एक शब्द में कहें तो समाज सुधार। इनका साहित्य लिखने का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि ये समाज सुधार को उद्देश्य बनाकर इन्होंने अपने साहित्य का सृजन किया। किसानों की दयनीय स्थितियों और सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में बंधी हुई नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण किया। दलित शोषित वर्ग के प्रति इनके अंदर संवेदना कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने अपनी उस संवेदना, करुणा को अपनी लेखनी के माध्यम से उतारा। प्रेमचंद ने बड़ी ही सीधी, सरल, सहज शैली और भाषा का प्रयोग किया और इसीलिए इनकी चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, वो जीवंत हो उठे। जब हम गोदान को पढ़ते हैं तो हमें उसका जो मुख्य पात्र है होरी, धनिया, ये हमें ऐसे लगते हैं जैसे हमारे आसपास ही हैं। इनकी कहानियां भारतीय जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करती हैं। अब हम आज की कहानी पर आते हैं जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी उनकी एक ऐसी कहानी है जो ऐतिहासिक लगती है, लेकिन ऐतिहासिक है नहीं, क्योंकि उसमें इतिहास की किसी घटना का रेखांकन नहीं किया गया है। इस कहानी पर सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई और वह फिल्म सफल रही। शतरंज के खिलाड़ी कहानी भारतीय सामंतों, नवाबों की मानसिकता का चित्रण करती है और इसमें बताया गया है कि ये जो नवाब थे
जो सामंत थे ये झूठी शान लेकर जीते थे और इस झूठी शान को वो मरते दम तक निभाया करते थे और चाहे इसके लिए उनका बड़े से बड़ा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। इस कहानी में भी यही दिखाया गया है कि दो नवाब हैं जो शतरंज के बहुत शौकीन हैं और शतरंज खेलते हैं। उनका युद्ध का मैदान भी शतरंज ही है और उनमें से कोई भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। परिस्थितियां कैसी भी आए लेकिन वो अपनी शतरंज की बाजी को नहीं छोड़ते, क्योंकि शतरंज की बाजी जीतना दोनों के लिए ही अपनी इज्जत, शान, अपनी नाक का सवाल है। इसलिए कोई भी उनमें पीछे नहीं हटता। जब उन्हें ये खबर मिलती है, पहले तो अपने घर में खेलते थे, बाद में एक खंडर में वो खेलने लगे और उन्हें जब सूचना मिलती है कि अंग्रेज सेना ने उनकी रियासत पर आक्रमण कर दिया, वो फिर भी उस बाजी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो शतरंज की बाजी खेल रहे हैं, शतरंज के मैदान में उतरे हुए हैं। अब वहाँ से अगर वो उठ जाते हैं तो दूसरे की जीत संभव है। इसीलिए दोनों में से कोई भी शतरंज की बाजी छोड़ने को तैयार नहीं है। सामंतों के विलास, झूठी शान और निष्क्रियता को इस कहानी में बड़ी ही कुशलता से उजागर किया गया है। इस प्रकार यह कहानी सामंती मानसिकता के खोखलेपन पर बहुत तीखा प्रहार करती है। अब हम इस कहानी के घटनाक्रम पर आते हैं। संक्षेप रूप में इस कहानी का सारांश समझते हैं। शुरुआत में मुंशी प्रेमचंद वाजिद अली शाह के समय का वर्णन करते हैं कि कैसे लखनऊ विलासिता के रंग में रंगा हुआ था और इस विलासिता को कि वो कैसे हर क्षेत्र में, हर विभाग पर छाई हुई थी, जीवन के प्रत्येक भाग पर वो छाई हुई थी। बड़ी सुंदर लाइनों में वो इस चीज को बताते हैं कि राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलापत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद ही छाया हुआ था। इस प्रकार लखनऊ पूरी तरीके से विलासिता के रंग में रंगा हुआ था। तो लखनऊ की विलासिता से यह कहानी शुरू होती है। सभी जगह माहौल ऐसा था कि कहीं तीतरों की लड़ाई हो रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, कहीं शतरंज खेली जा रही है। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो गरीब हो, सभी इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक की स्थिति ऐसी थी कि फकीरों को अगर पैसे भी मिलते थे भीख मांग करके या गाना बजाना करके, तो वो उसकी रोटियां न लेकर अफीम ही खाते थे। और ऐसे में जो दो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दोनों अपना अधिकांश समय शतरंज में ही गुजारते थे। दोनों के पास में जागीरें थी, इसलिए जीविका की तो उनको कोई चिंता ही नहीं थी। सुबह के समय दोनों मित्र अपने नाश्ता करते और शतरंज की बिसात बिछा करके बैठ जाते थे। मोहरे अच्छे से सजा लेते थे और लड़ाई के दाव पेच उनके शुरू हो जाते थे। और उसके बाद देखिए, एक बार दोनों पात्रों के नाम मैं आपको दोबारा सुना रही हूँ, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली।
और घटनाक्रम चल रहा है लखनऊ का। ठीक है। अब कब शतरंज खेलते खेलते दोपहर हो जाती, तीसरा पहर, शाम हो जाती और वो खेलते ही रहते। घर के भीतर से बार बार बुलावे भी आते, भाई खाना खा लो, खाना तैयार है, लेकिन वो तो उसी में खेलने में व्यस्त रहते थे और बाद में हार कर बावर्ची भी खाना उनके कमरे में ही रख जाता था। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसीलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां हुआ करती थी। लेकिन मिर्जा सज्जाद अली के जो घरवाले थे, जो उनके नौकर चाकर थे, वो इस खेल को बड़ा मनहूस मानते थे और वो कहते थे कि आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, ये तो एक बुरा रोग है। मिर्जा की बेगम भी बहुत खींचती रहती थी। उसका कारण ये था कि वो फिर कहीं जाते ही नहीं थे, सारे दिन घर में ही वो रहते थे। नौकर भी ठीक से आराम नहीं कर पाते थे, उनकी चाकरी में ही लगे रहते थे। हाँ, ये है कि जो मिर्जा साहब की पत्नी थी, वो फिर अपनी खुन्नस, अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। मीर साहब जो थे, उनकी पत्नी को थोड़ा कम मलाल था, पर उन्होंने भी उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होता है और वह अपनी दासी से कहती है कि जाकर के मिर्ज़ा साहब को बुला लाओ। लेकिन मिर्ज़ा साहब जो है वो नहीं आते हैं, वो शतरंज खेलने में ही माहिर रहते हैं और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो कहती है अगर मिर्ज़ा साहब नहीं आएंगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। फिर मीर और मिर्ज़ा दोनों में वार्तालाप चलता है। मीर तो कहते हैं कि जाकर सुनाइए, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्ज़ा कहता है 2 किश्तों में आपकी मात हो जाएगी, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊंगा। और इस प्रकार दोनों खेलते रहते हैं और वो नहीं जाते हैं। बेगम साहिबा को बहुत गुस्सा आता है और वो दीवान खाने में ही चली जाती हैं। मिर्ज़ा बेचारे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो बीबी से मिन्नतें भी करते हैं, लेकिन वो एक नहीं मानती। और उनकी बेगम कहती है कि अगर अब मीर साहब इधर आ गए तो मैं खड़े खड़े निकलवा दूंगी, अर्थात अब मीर साहब हमारे घर शतरंज खेलने नहीं आने चाहिए। अब बड़ी ही कशमकश की स्थिति आ गई। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और उनको सारा वृतांत कह सुनाया। मीर साहब बोले कि मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया था, अब क्या करें, अब कहाँ अपना जमाव होगा। बड़ी चिंता थी दोनों को। दूसरा अध्याय शुरू होता है और मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर कहीं बाहर रहेंगे तो वह भी थोड़ी स्वाधीन रहेगी, स्वतंत्र रहेगी और दिन भर दरवाजे पर झांक भी सकती है। लेकिन अब तो झांकने को भी वो तरस गई थी। उधर नौकर भी कानाफूसी करते थे, क्योंकि पहले तो सारे दिन भर घर की मक्खियां मारते थे, अब तो आठों पहर उनको काम करना पड़ता है। तो वो खेल को ही मनहूस कहते रहते थे और कोसते रहते थे। मोहल्ले में और भी जो लोग थे वो भी यही कहते थे कि ये बादशाह शतरंज के हाथों तबाह हो जाएगी और आसार बुरे ही
लग रहे हैं। राज्य में भी हाहाकार मचा हुआ था और जो कंपनी अंग्रेज कंपनी थी उसके ऊपर ऋण बहुत बढ़ा हुआ था और इसीलिए अंग्रेज सरकार किसी भी तरह अपना ऋण वसूल कर रही थी। लेकिन मीर साहब को और मिर्ज़ा साहब को तो कोई मतलब नहीं था। उनके तो दीवान खाने में ही कई महीने गुजर गए थे। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे और शतरंज खेलने लग जाते थे। अब आगे की घटनाक्रम हम अपनी अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक